students, today we are starting part 2 of the chapter 1 bricks, beads and bones. हमने पहले चैप्टर में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा उसको। सबसे पहले हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हमने इंट्रोडक्शन लिया था कैसे और कब वहाँ पे उनको एक्सक्लेवेट किया गया, कैसे कैसे एविडेंसेस वहाँ पे देखने को मिले, क्या क्या टर्म्स और प्लेसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे को हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद हमने देखा कि कैसे उनकी जो सब्सटेंस जो स्ट्रेटजीज़ थी, किस तरीके से वो लोग वहाँ पे रहते थे, क्या क्या वो फूड यूज़ करते थे, क्या क्या क्रॉप्स को लगाते थे, एग्रीकल्चर टेक्निक्स उनकी क्या क्या थी, ये चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। और जो सील्स और जो सीलिंग्स थी वो कैसे लगाई जाती थी। सील्स का मतलब होता है जो आपकी मोहर थी वो क्या थी। दे वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो मतलब इनको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल लोग जैसे कि कोई एक सामान बेचते थे या कोई बैग बेचते थे, उसके मुंह पे वो क्या करते थे, क्ले लगा देते थे, उसको पूरी तरीके से बांध के वो क्ले लगाते थे और उसके ऊपर अपनी मोहर को लगा देते थे। एक या दो मोहर जितनी भी हो सकती थी वो लगाते थे उसमें। इससे क्या होता था कि जो बैग होता था वो सीलिंग के साथ पहुंचता था। उसका मतलब क्या होता था, ये एक तरीके से क्या है, खुला हुआ नहीं है, एक तरीके से सेफली पहुंचाया गया है। दूसरी बात ये पता चलता था कि ये जो बैग है ये किसके द्वारा भेजा गया है या ये बैग कहाँ से आया है। तो इस तरीके से एक तरीके से ये जो ट्रैवलिंग था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था, ये वहाँ पे देखने को मिलता है सील से। अब पर आप बात करें सील्स के ऊपर, जो एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट था, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोडेड, जिसको आप समझ नहीं सकते। तो हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, एक लाइन में वो लोग लिखते थे, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। तो उसमें मेनली क्या होता रहा होगा, उनका नाम जिसने भेजा है और उसका ऑनर का जो टाइटल या पोस्ट, वो किस पोस्ट का है, ठीक है ना। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव, जो आपके एनिमल्स जिसमें डिज़ाइन होते थे, कन्वेड अ मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। और जो ये इस पर मोहर लगाई होती थी, मेनली जो जानवरों की मोहर दिखती थी, ये इसलिए लगाई जाती थी कि कई लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं वो भी इन सिंबल से पहचान सकें कि ये किसका सिंबल है, ठीक है। अब जो इनकी स्क्रिप्ट्स होती थी, कुछ बहुत शॉर्ट होती थी और कुछ बहुत लंबी होती थी, कभी कभी जिसमें 26 सिंबल्स तक देखने को मिलते थे, साइंस देखने को मिलते थे। अब जो स्क्रिप्ट थी, जिस लैंग्वेज में वो लोग लिखते थे, वो आज भी क्या है, अनडिसाइफर्ड का मतलब है जिसको आज भी तोड़ नहीं पाए हम लोग, आज भी नहीं समझ पाए कि वो क्या और कैसे लिखते थे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या, वो अल्फ़ाबेट तो लिखते नहीं थे, उनके पास सिंबल्स होते थे और कई बार वो सिंबल्स या साइंस इतने सारे होते थे जो कि 400 तक चले जाते थे, तो उनको डिकोड कर पाना डिफ़िकल्ट है। इट इज़ अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन राइट टू लेफ्ट। ओके, अब जो इनकी स्क्रिप्ट होती थी, वो स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। और जो ये आपके स्क्रिप्ट होते थे, ये स्क्रिप्ट आपके डिफरेंट वैरायटी के आपके मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके जैसे कॉपर के टूल्स हो गए, रिम्स हो गए, ओके, टेराकोटा के टैबलेट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, या हर टाइप के जो आपके ऑब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं आगे वेट की। अब जो एक्सचेंज सिस्टम था वहाँ पे, जो भी आप एक गुड्स के अलावा दूसरे गुड को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके वहाँ पे जो आपका व्यापार होता था, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग क्या था, एक सिस्टम था वेट का, जिससे कि तोल के वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। और यूजुअली जो ये वेट बनाया जाता था, जिसे आप बार्ट कहते हैं, वो एक तरीके से क्या होता, एक स्टोन से बनाया हुआ होता, जिसे चर्ट कहते थे। तो ये चर्ट स्टोन का नाम था, जिसका वो क्यूबिकल शेप में एक तरीके से वेट बनाया जाता था। और जो वेट की जो सिस्टम था वो एक तरीके से बाइनरी था, जैसे 1 2 4 18 16 32 ऐसे ये चलता रहता था, ठीक है। वाइल द हायर डिनोमिनेशंस फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। अब अगर आपका जो हायर वेट डिनोमिनेशंस होते थे, जो हायर आपके डिनोमिनेशन होते थे, उनके लिए डेसिमल सिस्टम का यूज़ किया जाता था। और कई बार जो आपके स्मॉलर वेट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो ज्वेलरीज को या बीड्स को मेजर करने के लिए होता था, वहाँ पे आपका क्या होता था, बहुत छोटे छोटे स्केल्स भी वहाँ पे मेजर करने को देखे जाते थे। अब अगला टॉपिक है हमारे पास एंशिएंट अथॉरिटी। अब एंशिएंट आप जानते हैं प्राचीन, और अथॉरिटी मतलब जिसका वहाँ पे अधिकार या सबके ऊपर रूल चलता हो, तो उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या रहा होगा ऐसा, जिससे कि आपने इतना सारा आपने देखा कि वहाँ पे लेबर्स काम करते थे, इतना सारा प्रोडक्शन चल रहा है, इतना व्यापार चल रहा है, तो कोई तो उनका अथॉरिटी रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, उसमें बात कर लेते हैं। There are indications of complex designs being taken and implemented in Harappan society. Take
For instance, the extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery. अब अगर हम बात करें वहाँ पे जो डिसीजंस थे, इन सारे यूनिफिकेशन का वर्क देखते हैं कि हर एक चीज़ बिल्कुल एक जैसी थी। अगर आप वहाँ पे ब्रिक्स की बात करें, बेड्स की बात करें, सील्स की बात करें, तो वो पूरे आपके हड़प्पा में और उसके बाहर भी, अगर चाहे आप जम्मू से लेके गुजरात तक की बात करें, सब में एक जैसा आपका रेशियो ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। आपकी जो ब्रिक थी वो जिस रेशियो में आपकी अगर हड़प्पा में बन रही थी, तो जम्मू से लेकर गुजरात तक भी सेम उसी रेशियो में वो बन रही थी। So you can say that the settlement were significantly set up in specific locations for variety reasons. तो अलग अलग जो आपकी मैंने बताया था प्रोडक्शन के लिए अलग साइट बनाई हुई थी उन लोगों ने, ठीक है। आपका व्यापार आपका अलग अलग प्लेसेस में होता था। इसी तरीके से वो जो भी रॉ मटेरियल था वो अलग जगह से आता था। तो ऐसे डिफरेंट इन्होंने प्लेसेस बनाए थे। Besides, labor were mobilized for making bricks and for the construction of massive walls and platforms. पर जो आपके लेबर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह को क्या किया जाता था, मोबिलाइज किया जाता था। उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अलग अलग आपके जो काम होते थे, चाहे वो वॉल मेकिंग हो, प्लेटफॉर्म्स बनाने हो, ये सारी चीज़ें आप लेबर्स के थ्रू होता था। अब हम अगला टॉपिक इसी के अंदर बात करेंगे, पैलेसेस एंड किंग्स। अब अगर आप बात करें पैलेसेस और किंग्स, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। तो इनके पास ऐसा कोई आंसर नहीं है कि एक्चुअल में जो सेंटर ऑफ पावर कौन था, कि लोगों का पावर के ऊपर कैसा आपकी एक तरीके से सोच थी, ये भी इन चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ए लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो वाज लेबल्ड एज अ पैलेस बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, बट नो स्पेक्टेकुलर्स फाउंड वर एसोसिएटेड विद इट। बट कोई भी चीज़ उस पैलेस से नहीं मैच करती है जो पैलेस इनको मोहनजोदारो में मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी एविडेंस मिले हैं वो इससे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज द प्रीस्ट किंग। बट वहाँ पे एक स्टोन स्टैचू मिला है जिसको नाम दिया गया है वहाँ पर प्रीस्ट किंग के नाम से उसको जाना जाता है उस स्टैचू को। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद द मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रीस्ट किंग्स एंड हैव फाउंड पैरेलल इन द इंडस रीजन। तो ये प्रीस्ट किंग नाम इसलिए इनको दिया गया क्योंकि मोहनजोदारो की जो हिस्ट्री के बारे में ये लोग पहले से जानते थे। ये वहाँ पे पहले से एग्जिस्टेंस करते थे प्रीस्ट किंग, और इसके एविडेंस भी इनको इंडस रीजन में बहुत बार देखने को मिले हैं। अब जो आपके हड़प्पा के जो रिचुअल्स थे या जो प्रैक्टिसेस थे, जो भी सिविलाइजेशन के द्वारा वहाँ पे समझी जाती है कि लोग वहाँ करते थे, इस चीज़ का अभी भी इनको एक तरीके से 100% इनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चल सके कि वहाँ पे जो ये लोग प्रैक्टिस करते थे, जो भी ये लोग रिचुअल्स अपनाते थे इन साइट्स पे, क्या वो एक्चुअल में पॉलिटिकल पावर्स को होल्ड करते थे, क्या उनके पास इतनी पॉलिटिकल पावर थी। ओके, Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers. और कई आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी की कोई भी रूलर नहीं था, एंड दैट एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस। और वो ये कहते हैं कि वहाँ पे हर एक को क्या था, आपका इक्वल स्टेटस प्राप्त था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट रूलर्स रहे होंगे, जैसे मोहनजोदारो का अलग रहा होगा, ओके, और हड़प्पा का कोई अलग रहा होगा। इसी तरह के डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट रूलर रहे होंगे। क्लियर? Yet others argue that there was a single state। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये सब एक ही स्टेट थे, वहाँ पे अलग अलग स्टेट नहीं थे। Even the similarity in artifacts, the evidence of planned settlement, the standardized ratio of brick size, and the establishment of settlements near source of the raw material, as now the last theory seems most possible। तो अब अगर आप बात करें कि जो एविडेंस वहाँ से मिले हैं, आप चाहे वहाँ पे एक प्लान सेटलमेंट की बात करें, किस तरीके से पूरा सेटलमेंट को बसाया गया वहाँ पे, आर्टिफैक्ट की बात करें, या जो आप बात करें वहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेशो था ब्रिक्स का, जो पूरी एरिया में एक जैसा देखने को मिलता है, और जो उनका जो सेटलमेंट था वो हमेशा रॉ मटेरियल के पास था सारी जगहों पे, तो उससे जो तीसरी थ्योरी है वो ज़्यादातर पॉसिबल लगती है कि वहाँ पे क्या रहा होगा, सिंगल स्टेट रहा होगा, या सिंगल वहाँ पे आपका रूलर रहा होगा।
अब हम बात कर लेते हैं द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के एंड के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसका एंड हो सकता है। इसमें भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट या स्कॉलर्स का इसमें मतभेद चलता है कि कोई कुछ कहता है और कोई किसी तरीके से इसका एंड को मानता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देखते हैं, हम इसमें सारे एविडेंसेस को चले चलते हैं। There is evidence that by 1800 BCE, most of the mature Harappan site in the region, such as Cholistan, had been abandoned। तो क्या हुआ कि जो आपके 1800 BCE तक क्या हुआ, जो आपका मेच्योर बिल्कुल तरीके से जो डेवलप हो चुका था हड़प्पा और उसकी जो साइट थी चोलिस्तान, वो एक तरीके से 1800 BCE तक बिल्कुल छोड़ दिया गया था उसको। चोलिस्तान बिल्कुल बंजर पड़ गया था, ठीक है ना। सिमिल्टेनियसली देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से लोग शिफ्ट होकर कहाँ जाने लगे, इनका एक शिफ्ट देखा जाता है कि ये लोग मे बी वहाँ से छोड़कर गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ ये लोग सेटल होते चले गए। जो हड़प्पन साइट्स थी वो चलती रही 1900 के बाद भी, बट 1900 BC के बाद भी, बट उनका जो आपका जो कल्चर था, उनका जो कल्चर था मटेरियल को लेके, जो उनकी आर्टिफैक्ट बनाने का जो था कल्चर, वो सब कुछ बिल्कुल डिसअपियर हो गया। वो लोग कहाँ शिफ्ट होने लगे, मटेरियल कल्चर के ऊपर, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, जो मटेरियल की तरफ वो लोग ज़्यादा मूव करने लग गए। धीरे धीरे आपके जो राइटिंग थी, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, जो क्राफ्ट, जो स्पेशलाइजेशन था उनका, वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होता चला गया। अगर आप जनरली बात करें तो फ्यू मटेरियल्स को छोड़कर कुछ ही वहाँ पे जो चीज़ें थी वो देखने की उसके बाद मिली। जो आर्टिफैक्ट था, जो सेटलमेंट था और किस तरीके से हाउस का कंस्ट्रक्शन करते थे या जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन ये लोग करते थे, वो सब धीरे धीरे आपका क्या होने लग गया, रूरल जो आपकी लाइफ थी वो ख़त्म होने लग गई। और इसके बाद ही को कहा जाता है आपका लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर, तो जो इसको ये ख़त्म करके आगे बढ़ गए, ठीक है ना। What brought about these changes? कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इन्होंने एक्सपेंशन किया अपना, बढ़ते ये लोग चले गए, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, मे बी डिफॉरेस्टेशन इन्होंने किया, एक्सेसिव फ्लड्स वहाँ पे आने लग गए होंगे, या जो इनका शिफ्टिंग था और रिवर्स को ये लोग शिफ्ट कर लेते थे और एक्सेसिव वाटर ये रिवर का यूज़ करते थे, मे बी लैंडस्केप हुआ होगा, या आपके कुछ ऐसे सेटलमेंट्स थे जो कि आपके कोलैप्स हो गए होंगे। बट उसमें ये कन्फ्यूजन निकल के आता है कि इससे आपका किसी एक सेटलमेंट का एक तरीके से डिस्ट्रॉय या कोलैप्स हो सकता है, पर पूरी इंटायर सिविलाइजेशन क्या है कि इससे ख़त्म नहीं हो सकती। तो इस तर्क में थोड़ा सा इनको कन्फ्यूजन लगता है। और क्या होता है चलिए वो भी देखते हैं। अब कुछ ऐसे यूनिफाइंग एलिमेंट्स थे, जैसे कि आप हड़प्पन साइट की बात करें तो कैसे वो एंड में आया होगा, जैसे कि धीरे धीरे आपका बात करें डिसअपियर होने का, कि सील्स आपके डिसअपियर हुए होंगे, स्क्रिप्ट्स आपके अलग होते चले गए, जो पोट्री वर्क था वो ख़त्म होते चला गया, जो स्टैंडर्ड आपका वेट सिस्टम था वो धीरे धीरे आपका लोकल वेट सिस्टम में आने लग गया होगा, लोग अपने हित तौर पे यूज़ करने लग गए होंगे। और जो आपके जो छोटी छोटी साइट्स थी उनको लोगों ने छोड़ के आपके दूसरी जगहों पे शिफ्ट होते चले गए। तो पीछे जो आपके जो सेटलमेंट्स थे वो लोग उनको छोड़ के गए हैं, तो वो लोग क्या हो गए, वो साइट्स क्या हो गए, एक तरीके से अबेंडेंड हो गई, वो टूट गई होंगी, कोलैप्स हो गई होंगी। बट इन सबको होने में एक मिलेनियम तक लग सकता है। मिलेनियम इक्वल्स टू 1000 ईयर्स तक की लॉन्ग डिस्टेंस का समय है जो इसमें सब लग सकता है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। अगर इसका आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए, इसकी समरी को पढ़िए, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से चैप्टर क्लियर हो जाए। थैंक यू।